जय बायोकेमिस्ट्री में एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं जय बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं और यूकैरियोटिक सेल के सारे ऑर्गेनल्स को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चले स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आप यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? यू यानी देखो, यू और कैरियोट्स, कैरियोट्स तो यू यानी वेल डेवलप्ड सेल, वेल, और कैरियोट्स यानी डेवलप, कैरियोट्स यानी न्यूक्लियस, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, जिसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर एनवेलप से ढका हुआ है यानी केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसका आनुवांशिक पदार्थ, वह सेल या वह कोशिका यूकेरोटिक कोशिका कहलाएगी। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ओके, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ध्यान से कि एक यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल है, जैसे कि जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, जो डीएनए है वो एक न्यूक्लियर एनवेलप यानी एक केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है। न्यूक्लियर एनवेलप से क्या है, इनक्लोज्ड है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, समझ में आया है ना? और ये पूरा ऑर्गन क्या है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए है, क्रोमेटिन। ओके, अब जो डीएनए है वो भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से ढका हुआ, जो कि यहाँ विजिबल नहीं है, बट उनका नाम है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, इसके बाहर आप देख सकते हैं कि हिस्टोन के बाहर बहुत सारे रेटिकुलर यानी अ, एक जाल जैसा संरचना, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, और इस स्ट्रक्चर को आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और भी आप कंपार्टमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी दिख रहे हैं, गोल्जी ऑपरेटस दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हमको दिख रहे हैं। मतलब एक यूकैरियोटिक सेल जो है वो वो एक वेल डेवलप्ड सेल है। मतलब एक वेल डेवलप्ड सेल का मतलब कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, वेल डेवलप्ड सेल का मतलब होना कि इसका जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर एनवेलप से ढका हुआ है। न्यूक्लियर एनवेलप से क्या हुआ है, ढका हुआ है। यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नैक्ड नहीं है। जैसे कि हम अभी तक प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ते आए हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल के बाहर किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाई जा रही थी। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके, ओके, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सेल को प्रॉपर स्टडी करेंगे। ओके, और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो एक बार एनसीईआरटी क्या लिखता है, एक बार उसको करते हैं। ठीक है, तो दी यूकैरियोटिक इंक्लूड द ऑल प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। यानी जो यूकैरियोट्स हैं इसके अंतर्गत प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, और फंगस की कोशिकाएं यानी फंगस सेल शामिल है, यानी फंजाई शामिल है। ओके, ठीक है। इन यूकैरियोट सेल देयर आर एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी एक यूकैरियोटिक सेल में आपको कंपार्टमेंट दिखने मिलता है, आपको बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हो, आपको ये न्यूक्लियस अलग दिख रहा है, आपको ये वाला कंपार्टमेंट अलग दिख रहा है, इसको गोल्जी बॉडी बोल दिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप का, एक स्मूथ है एक रफ है। ठीक है, सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं, और बोलना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, और भी वेसिकल सेल ऑर्गेन, मतलब और भी चीजें हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको क्या दिखने मिलता है यूकैरियोटिक सेल में? आपको कक्ष युक्त यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कंपार्टमेंट बना हुआ है, जिस उस कंपार्टमेंट में, मतलब वो जो कंपार्टमेंट है वो कुल मिला के अलग अलग सेल ऑर्गेनल है ना? वो जो कक्ष बने हुए हैं कोशिका के अंदर वो कुल मिला के अलग अलग सेल ऑर्गेनल है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? थ्रू दी प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और ये एक बोलना चाहिए इसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन है। साइटोप्लाज्म का क्या हो गया, पूरे साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, कंपार्टमेंट बने हुए हैं। और ये कुछ और नहीं, ये मेम्ब्रेन से बाउंड क्या है, सेल ऑर्गेनल है। यानी ये क्या है, कोशिकांग है। तो क्या बोलेंगे अपन, क्या बोल देंगे इनको, कोशिकांग बोल देंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनल को क्या बोल देंगे, कोशिकांग बोल देंगे। ओके,
यूकैरियोटिक सेल possesses an organized nucleus with a nuclear envelope, यानी यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सुव्यवस्थित केंद्रक पाई जाती है, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से बना हुआ है, यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर एनवेलप से ढका हुआ है, यानी केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है इसका जो गुणसूत्रीय पदार्थ है। In addition, eukaryotic cell have variety of complex locomotory and cytoskeletal structure, यानी एक यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे लोकोमोटरी यानी चलनशील संरचनाएं भी है, बहुत प्रकार की चलनशील संरचनाएं हैं, जैसे फ्लैजिला हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हम आगे सिलिया विलिया के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, और फिम्बरी के बारे में भी पढ़ेंगे, और साइटोएस्केलेटल यानी कोशिका कंकाल जैसी संरचनाएं साइटोएस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं जो कोशिका के आकार को यानी सेल के शेप को बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो साइटोएस्केलेटल है क्या? ये सेल के शेप को बनाए रखने का काम करेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? वही बात जो मैं बात अभी बोला कि देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ क्रोमोसोम, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड है किसमें? क्रोमोसोम में, ठीक है। क्रोमोसोम, हालांकि बोलना चाहिए क्रोमोसोम आपको जनरली नहीं दिखाई देगा एक नॉर्मल सेल में। क्रोमोसोम आपको केवल और केवल सेल डिवीजन के एम फेज में ही दिखाई देगा। नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर आप जो थ्रेड्स देखेंगे उनको क्रोमैटिन बोलते हैं, है ना, जो बिट्स ऑन स्ट्रिंग यानी डोरी पर बिट्स के जैसे दिखाई देगा, मतलब जो मोती पर आ, मतलब धागे पर मोती लगे होते हैं ना, ऐसा टाइप का। समझ पा रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, एक खुद से हम एक यूकैरियोटिक सेल को हम बना लेंगे। मान के चलिए हम एक एनिमल सेल को बना लेते हैं, है ना, ये एक एनिमल सेल है। अब इस एनिमल सेल में एक कंपार्टमेंट होगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है, यानी ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। इसके चारों ओर आपको बहुत सारे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इसके बाहर आपको बहुत सारे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, है ना, एक जाल जैसी संरचना देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन जाल जैसी संरचनाओं को हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। फिर इसके फिर इसके थोड़े से दूर में आपको कुछ ऐसा डिस्क डिस्क शेप ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। फिर हम एनिमल सेल को बना रहे हैं अभी, ठीक है, और इसके बाद कुछ सेल ऑर्गेनल दिखेंगे, ठीक है। फिर आपको कुछ वेसिकल्स दिखाई देंगे अलग अलग, ठीक है। और सेल में बोलना चाहिए, सेल में ढेर सारे पूरा सेल में एक फ्लूइड भरा हुआ है। सेल में क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, जिसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म नाम है। इस साइटोप्लाज्म में अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनल आपको दिखाई देंगे, ओके। ना अब एक एक करके इनका लेवलिंग हम करते हैं। तो सबसे बाहर एनिमल सेल की सबसे जो बाहर वाली बाउंड्री है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको बेटा? हम सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसी को हम सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है ना। ये जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होते हैं, ठीक है।
ठीक है, और यहाँ पास एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, बोलना चाहिए एक और संघनित संरचना होगी यहाँ पास, ठीक है, क्रोमेटिन में ही, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं। इसके बाहर जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें कुछ कुछ डॉट 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 स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, और कुछ में नहीं होंगे। एक्चुअल में ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी RER है। और जिनमें ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें आपको डॉट डॉट नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसको आप बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, ये कुछ और नहीं, ये आपके राइबोसोम्स हैं। क्या है ये? राइबोसोम्स हैं। और ये जो राइबोसोम्स है ये 18S टाइप के हैं। इसके बाद ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या गोल्जी गोल्जी एपारेटस है। क्या है ये? गोल्जी एपारेटस या गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स है। और सबसे मेन चीज नहीं बताएं, जो कि इस सेल का लिविंग स्टेट में है, जो जीवित अवस्था में जहाँ सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी ये सारे जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी, वो जो जगह है उसका नाम है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू देखा किसका? एनिमल सेल का। अब हम धीरे धीरे एक एक सेल ऑर्गेनेल को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सेल मेम्ब्रेन के बारे में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ओके, पहले आगे बढ़ते हैं, चलिए। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं है, यानी एक समान नहीं दिखाई देते। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज अ फॉर्मर पोजेसेस सेल वॉल, यानी प्लांट्स और एनिमल सेल में हम अंतर कर सकते हैं, जैसे कि सेल वॉल की उपस्थिति यानी कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर, प्लास्टिड की उपस्थिति के आधार पर। और प्लांट सेल में देखो, सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाएगा, प्लास्टिड भी प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यानी जो सेंट्रल वैक्यूल है, जो रिक्तिका है, वो केवल और केवल प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाई जाएगी, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। तो ये क्या है आपका? ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। दिस इज क्या है? वैक्यूल है। यस और नो? ये क्या है? वैक्यूल है। ठीक है, हाँ या ना? तो वैक्यूल केवल और केवल किस में पाई जाएगी? आपकी प्लांट सेल में पाई जाएगी। सेल वॉल आपको एनिमल सेल में नहीं दिखाई देगा, और ना ही प्लास्टिड आपको एनिमल सेल में दिखाई देगी। ठीक है, इन अदर हैंड यानी, और इसके विपरीत अगर हम देखें कि एनिमल सेल में आपको एक संरचना देखने को मिलेगी, एक ऑर्गेनेल, एक कोशिकांग देखने को मिलेगा, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। मोस्ट ऑफ द प्लांट, मतलब सारे प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। और ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल यानी तारक काय, है ना? तारक केंद्र या तारक काय। On other hand, the animal cell have centriole which are absent in almost all plant cell, यानी सबके सभी के सभी प्लांट सेल में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? देख लो, सब चीज, बाकी सब चीज सेम है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसमें दाने दाने संरचना है, वो एक्चुअल में राइबोसोम्स है ना? और जिसमें है उनको RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम है, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यहाँ पास कुछ एडिशनल चीजें जैसे कि क्या क्या है, देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कॉमन हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप भी, गोल्जी और भी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सब तो कॉमन चीजें है। ठीक है, वैक्यूल कॉमन नहीं होता, ये स्टार पॉइंट है। ठीक है, मिडिल लैमिला केवल केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। सेल वॉल केवल केवल एनिमल प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। राइबोसोम दोनों में कॉमन है। क्लोरोप्लास्ट केवल केवल प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म दोनों में कॉमन है। पेरोक्सीजोम दोनों में कॉमन है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल भी दोनों में कॉमन है। प्लाज्मोडेस्टोमेटा केवल और केवल आपको किस में देखने को मिलेगा? प्लांट सेल में दिखाई देने को मिलता है। ओके, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, समझ पा रहे? आगे बढ़े। ठीक है, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब अगर क्या कर रहे हैं, ये एक सेल है। तो ये इसका ये जो बाहर वाला बाउंड्री है एनिमल सेल, ये क्या है, इसका प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का हम क्या देख रहे हैं अभी, इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपको किस प्रकार दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड के बाइलेयर से बना होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये लिपिड के क्या हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये लिपिड का एक लेयर हो गया और ये लिपिड का दूसरा लेयर हो गया। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड के बाइलेयर्ड यानी द्विपर्ती संरचना से मिलकर बनी होती है। समझ पा रहे हैं? यानी लिपिड के बाइलेयर से मिलकर बना होता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये लिपिड का पहला लेयर है। ये वाला लेयर, ये लिपिड का पहला लेयर और ये सेकंड लेयर। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड के बाइलेयर से मिलकर बना हुआ है। इसमें प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन जो बाहर की ओर है वो पेरिफेरल प्रोटीन है ना। जो प्रोटीन केवल बाहर की तरफ है ये पेरिफेरल प्रोटीन है। जो अंदर तक धसे हुए हैं, जो अंदर तक धसे हुए हैं, इनको इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? इंटीग्रल इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, यानी आंतरिक प्रोटीन है। ये क्या है? आंतरिक प्रोटीन है बेटा, इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। प्रोटीन के ऊपर आपको कार्बोहाइड्रेट दिख सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के ऊपर जब कार्बोहाइड्रेट लटका होगा या मतलब चिपका रहेगा तो हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। यस और नो? ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। और कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। दिख रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट चेन आपको दिख रहा है, यानी इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन होगा। ठीक है, तो प्रोटीन में भी आपको सेल मेम्ब्रेन में दो प्रकार की प्रोटीन देखने को मिले। एक वो प्रोटीन जो केवल आउटर सरफेस पर है, जो केवल केवल आउटर सरफेस पर है, इसको पेरीफेरल प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये क्या है? पेरीफेरल प्रोटीन है, जो कि केवल केवल और केवल पेरीफेरी पर है। केवल और केवल किस पर है बेटा? पेरीफेरी पर है। केवल और केवल पेरीफेरी पर है ना। तो ये जो लिपिड है ये एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। अब देख रहे हो लिपिड के एक मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखो, लिपिड के एक मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखो तो लिपिड का एक मॉलिक्यूल में आपको एक एक हेड वाला पोर्शन दिख रहा है और नीचे आपको इसका टेल वाला पोर्शन दिख रहा है। ये आपका इसका ये इसका टेल वाला पोर्शन। तो ये फॉस्फोलिपिड का ये क्या है, ये एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपको ये इसका हेड पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी और नीचे वाला जो हिस्सा है ये टेल पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी पूंछ वाला सिर दिखाई दे रहा है। अब ये जो हेड पार्ट है ये बेटा ये क्या होता है, ये जो सिरा होता है ये एक्चुअल में ये जो सिरा होता है ये एक्चुअल में हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, यानी ये वाटर के कांटेक्ट में रह सकता है। फिलिक यानी होता है अफेक्शन, यानी हाइड्रो यानी ये पानी के कांटेक्ट यानी मॉइस्चर के कांटेक्ट में रह सकता है। लेकिन जो फॉस्फोलिपिड का बोलना चाहिए, फॉस्फोलिपिड का जो टेल वाला स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? हाइड्रोफोबिक है, यानी ये वाटर से दूर रहता है। ये क्या रहता है? हाइड्रोफोबिक हिस्सा है। ये क्या है? फोबिक हिस्सा है, यानी ये जल से यानी वाटर से क्या करता है, इसको डर लगता है। फोबिक यानी फोबिया यानी होता है डर, यानी ये जल से बचे रहने के लिए क्या होता है, ये अंदर धंसा होता है। तो देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर साइड है। समझ पा रहे? इधर तो देखो, इधर तो इनसाइड द सेल है, यानी इधर क्या है, इधर पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर पोर्शन है, जो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें लिपिड का क्या होगा, हेड पोर्शन होगा, जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये वाटर के कांटेक्ट में रह सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है वाटर के कांटेक्ट में। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक हिस्सा है ये वाटर से बचे रहने के लिए अंदर धसे होते हैं। इस प्रकार ऐसा ही आपको इनर साइड में यानी इंटरनल साइड में भी देखने को मिलता है।
जो इसका जो हाइड्रोफोबिक हिस्सा है, जो हाइड्रोफिलिक हिस्सा है वो बाहर की तरफ है, और जो बोलना चाहिए जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक हिस्सा है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। समझ पा रहे? समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉस्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल का ये वाला जो हेड वाला पोर्शन है, ये जो हेड वाला पोर्शन है ये क्या होता है सर? ये हाइड्रोफोबिक हिस्सा होता है। लिपिड मॉलिक्यूल का ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हिस्सा होता है ना, हेड वाला पोर्शन। और ये वाला जो नीचे वाला जो टेल वाला पोर्शन होता है ये एक्चुअल में हेड है इसका, क्या है इसका? शीर्ष है। और जो टेल वाला पोर्शन होता है ये इसका हाइड्रोफोबिक हिस्सा होता है, यानी ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहता, यानी ये टेल पोर्शन, ये इसलिए ये मॉइस्चर से क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो हम एक्सटेंशन के आधार पर प्रोटीन में, जो सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उसको हम अलग करने के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक सबसे पहला कि एक तो इंटीग्रल प्रोटीन होगा, इंटीग्रल प्रोटीन होगा यानी आंतरिक प्रोटीन होगा। क्या होगा? आंतरिक प्रोटीन होगा, इंटीग्रल प्रोटीन होगा। और दूसरा क्या होगा? पेरीफेरल पेरीफेरल प्रोटीन होगा। क्या होगा दूसरा? पेरीफेरल प्रोटीन होगा, परिधीय प्रोटीन होगा। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन पूर्ण रूप से यानी पार्शियली या फिर कंप्लीटली क्या होंगे? पूर्ण रूप से अंदर धसे होंगे। लेकिन जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये केवल और केवल जो फॉस्फोलिपिड है इसके केवल क्या होंगे? ये सरफेस पर होंगे, यानी उनकी केवल सतह पर ये पाए जाएंगे। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? आ रहे? क्लियर? आया ना? समझ पा रहे? ठीक है, अब मैं आपको कुछ नोट्स दे रहा हूँ। तो हमको एक चीज समझ में आया सर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा, इधर कुछ लिखा तो नहीं है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली आपको लिपिड का बाइलेयर देखने को मिला। लिपिड बाइलेयर्ड है, यानी द्विपरतीय संरचना। ठीक है, दूसरा इसमें प्रोटीन भी है, वो इंटीग्रल प्रोटीन है और पेरिफेरल प्रोटीन है। दूसरा आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट भी दिखाई देने को मिल रहा था, जो कि आपको बाहर कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट भी आपको दिखाई देने को मिल रहा था। ठीक है, प्रोटीन इंटीग्रल है और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो लिपिड, जो आपको लिपिड मिलता है, ये एक्चुअल में कौन सा लिपिड है? ये फॉस्फोलिपिड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाई जाती है वो फॉस्फोलिपिड होती है। और इस फॉस्फोलिपिड का जो नाम है, ये नाम है लैसिथिन। क्या नाम है? लैसिथिन। ठीक है, लैसिथिन का स्पेलिंग शायद सी होना चाहिए, लैसिथिन। ठीक है, एक बार हम कंफर्म करके देख लेंगे। ठीक है, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, लैसिथिन। ओके, ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके, अरे भैया, अब इसको तो मिटाना पड़ेगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, धोखा हो गया। चलिए, अब क्या लिखता है एनसीईआरटी से? A detailed structure of membrane was studied after advent of the electron microscope in 1950s। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्टडी यानी कोशिका झिल्ली का गहन अध्ययन केवल केवल 1950 के बाद ही हो पाया, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज निकाला। हाँ या ना? समझ पाए या नहीं समझ पाए? ठीक है, meanwhile, a chemical study of the plasma membrane, especially human red blood cells, enabled the scientist to deduce the possible structure of the plasma membrane। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब केमिकल स्टडी किया गया है ना, स्पेशली जब हम ह्यूमन रेड ब्लड सेल का जब हमने क्या किया, केमिकल स्टडी किया, तब हमको ये देखने को मिला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग संरचनाएं मिलती है। उन संरचनाओं के बारे में क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं। दिस स्टडी showed that the plasma membrane is composed of lipid that are arranged in bilayer। यानी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जब स्टडी किया गया, तब ये देखा गया
कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की द्विपरतीय संरचना यानी लिपिड के बाई लेयर से मिलकर बना हुआ है। दिस स्टडी वाज शोन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। समझ पाए, बाइलेयर से मिलकर बना हुआ है। ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। यानी आपको मैं पहले ही बताया था कि लिपिड के एक मॉलिक्यूल का जो बोलना चाहिए, ये इसका टेल वाला रोशन होगी, है ना। तो जो इसका जो पोलर हेड, ये क्या है, ये पोलर हेड, ये वाटर के कांटेक्ट में रह सकता है, ये यानी ये हाइड्रोफिलिक हिस्सा है, ये क्या है, आउटर साइड में है। और जो इसका जो हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा है वो सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में, ये क्या है, फोबिक, हाइड्रोफोबिक हिस्सा है। यानी इसको पानी से डर लगता है, ये पानी से बचे रहने के लिए अंदर धंसे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसे होते हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों ओर, चाहे वो आउटसाइड ऑफ द सेल हो या फिर प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट वाला पोर्शन हो। समझ पा रहे हैं? मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दोनों, तो दोनों साइड आपको आपको इसका हेड वाला ही पोर्शन मिलेगा, और टेल वाला जो पोर्शन है वो अंदर की ओर क्या होगा, धंसा होगा। इसका अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, अंदर की ओर धंसा होगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? एकदम क्लियर है। ओके, दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल, जो टेल है वो नॉन पोलर, क्योंकि हेड पोलर था। नॉन पोलर टेल इज सैचुरेटेड, द हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी एक्वस इन्वायरमेंट। यानी यह इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है, जो टेल जो है वो अंदर इसलिए रहता है, वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो नॉन पोलर हिस्सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नॉन पोलर हिस्सा है, यानी जो टेल है वो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, तो वो क्या करता है, वो नमी वाले वातावरण से यानी एक्वस इन्वायरमेंट से अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इसलिए वो क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। समझ पा रहे? द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। मैं फॉस्फोलिपिड लिख रहा था, ये एक्चुअल में क्या है, फॉस्फोग्लिसराइड। क्या है ये, फॉस्फोग्लिसराइड है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड कंपोनेंट है वो मेनली किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, फॉस्फोग्लिसराइड से मिलकर बना। एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड का दूसरा नाम फॉस्फोग्लिसराइड है, ये उसका स्पेसिफिक नाम है, ये रियल नेम है। मैं आपको उसका केवल डेरिवेटिव का नाम बता रहा हूँ। क्या है ये, फॉस्फोग्लिसराइड से मिलकर बना होता है। समझ में आए? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड है वो मेनली क्या, फॉस्फोग्लिसराइड है। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane is also possesses protein and carbohydrate। यानी जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, जैव रासायनिक जब अध्ययन किया गया, तब ये पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनका रेशियो अलग अलग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, किसका, लिपिड और प्रोटीन का। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज द कंसिडरेबली इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, अलग अलग सेल में लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो है वो अलग अलग है। इन ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्यों में, इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ यू क्या erythrocyte has approximately 42% of protein and 40% of lipid। यानी जब एक मानव के एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को ही क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। जब रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाओं का जब वर्णन किया गया, तब ये देखा गया कि लाल जो आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 52% प्रोटीन और 40% लिपिड का बना हुआ है। समझ पा रहे हो? तो 42% क्या है, 40, सबसे पहला कि 42% लिपिड है, और दूसरा 42% लिपिड हो गया, 42% लिपिड, सॉरी 42% प्रोटीन, और 40% क्या है, क्या बोल रहा हूँ, 52% लिपिड है, प्रोटीन है, और 40% लिपिड है। 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमको लिख लेना चाहिए कि ह्यूमन आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है ना, मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है, इसमें 52% क्या बता रहा है, इसमें 52% है लिपिड, और सॉरी 52% है प्रोटीन, फिर गलत कर रहे हैं अपन, 52% क्या है,
प्रोटीन और 40% क्या है, लिपिड है। क्या है, लिपिड है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? एकदम अच्छे से आगे बढ़ जाए। डिपेंडिंग ऑन दी, क्या, डिपेंडिंग ऑन दी एब्स्ट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। यानी प्रोटीन को अलग करने के आधार पर जो मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ membranous protein we can classify इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, है ना। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन में हम बांट सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस, यानी पेरिफेरल प्रोटीन केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाया जाएगा, while द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन दी मेम्ब्रेन। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है, जो आंतरिक प्रोटीन है, वो पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, यानी झिल्ली के अंदर धंसा हुआ है। An improved model of a structure of a cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model। यानी यानी सबसे अच्छा मॉडल, इम्प्रूव्ड मॉडल सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया 1972 में, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, जो कि पूर्णतः स्वीकृत है। समझ पा, पूर्णतः क्या है, स्वीकार किया गया है, जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ये मॉडल क्या का मॉडल है, ये एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। According to this quasi-fluid nature of lipid is enables to the lateral movement of a protein with the overall bilayer। यानी जो जो बाइलेयर लिपिड है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो लैटरल मूवमेंट करेगा। लैटरल मूवमेंट क्या करेगा, लैटरल यानी बोलना चाहिए बाहर में, वो क्या करता है, वो उसके बाहर लैटरल मूवमेंट करता है। ओके, दिस एबिलिटी टू मूव विद द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड इट्स फ्लूइडिटी। यानी जो इसकी क्या को बताता है, फ्लूइडिटी, यानी इसकी बोलना चाहिए द्रवपन, है ना। फ्लूइड वाला जो नेचर होता है उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं, उसको दर्शाता है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। तो जो जो प्रोटीन है, वो कैसा मूवमेंट करेगा, ये लैटरल मूवमेंट करता है। किसके ऊपर, प्रोटीन के बाइलेयर के ऊपर क्या करेगा, ये लैटरल मूवमेंट करेगा। हाँ या ना, एकदम क्लियर है ना। अब ये आपका बेटा आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं कि जो लिपिड है वो बाई लेयर से बना हुआ है। ये ज़्यादा आपको शायद मेरे ख्याल से क्लियरली शायद विजिबल ना हो, थोड़ा सा ब्लर वाला स्ट्रक्चर है, बट आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ध्यान से, अब आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि ये लिपिड का बाइलेयर है। ये क्या है, लिपिड के बाइलेयर से मिलकर बना हो। लिपिड का बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बड़ी बात, इसमें दो प्रकार के प्रोटीन है। एक इंटीग्रल प्रोटीन है, यानी आंतरिक प्रोटीन है। दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल सॉरी इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है। और ये वाला जो प्रोटीन देख रहे हैं, ये प्रोटीन का ऐसा घुमा हुआ वाला भाग देख रहे हैं, ये क्या है, ये प्रोटीन ही है, इंटीग्रल प्रोटीन है, बट ये प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर है। दिस इज हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल प्रोटीन है। क्या है इसका, हेलिकल प्रोटीन है, जिसके बारे में मेंशन तो नहीं किया है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये हेलिकल प्रोटीन है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, है ना, जो कि अंदर धंसा हुआ है। कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जो केवल केवल सरफेस पर हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जो केवल और केवल सरफेस पर हैं, जो कि पेरिफेरल प्रोटीन कहलाएंगे। जो कि क्या कहलाएंगे, पेरिफेरल प्रोटीन कहलाएंगे। पेरिफेरल प्रोटीन कहलाएंगे। प्रोटीन के ऊपर आपको ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है। देखो यहाँ पर जो दिखा है, ये शुगर लिख दिया है ना, प्रोटीन। ये प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर क्या धंसा हुआ है आपको देख सकते हो। अगर मैं आपको इसको कलर बदल के बनवाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका क्या हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये एक्चुअल में ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, और आपको इसमें लिपिड भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो ये क्या है,
ये क्या है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है, जो कि सिमरन निकोलसन ने दिया हुआ है। ये क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? और इसमें कोलेस्टेरॉल भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दी फ्लूइड नेचर, एक मिनट पेन बदल लेते हैं। The fluid nature of the membrane is also important for a point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। यानी सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड वाला जो नेचर है, जिसको फ्लूइडिटी हमने लास्ट वाले स्लाइड में पढ़ा था, जो इसका फ्लूइड नेचर है वो क्या क्या के लिए इंपॉर्टेंट है? वो इस बात के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेल ग्रोथ यानी कोशिका वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन यानी इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस यानी जो अंदर मूवमेंट होता है सेल का, वो एंडोसाइटोसिस के लिए मूवमेंट है, सेल डिवीजन के लिए यानी कोशिका विभाजन के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडी नेचर होना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं? One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecule across the, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि ये अपने अक्रॉस कुछ मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी कोई मॉलिक्यूल सेल को चाहिए तो क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर अंदर आएगा ना, आया ना, तो क्या करेगा? वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, अपने अक्रॉस। ओके, the membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चयनात्मक पारगम्य है, यानी सेलेक्टिव परमिएबल है। यानी ये केवल और केवल जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स है उनके लिए ही केवल परमिएबल है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके लिए परमिएबल नहीं है, तो उनके लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन प्रोवाइड करती है। इसके बारे में अभी हम दो प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक पेरिफेरल प्रोटीन होगा, एक इंटीग्रल प्रोटीन होगा। अब इंटीग्रल प्रोटीन में भी एक चैनल प्रोटीन होगा और एक दूसरा जो होगा वो पंप होगा, है ना, प्रोटीन पंप होगा। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ऐसे मॉलिक्यूल्स, अगर आपका क्या है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं बोल रहा हूँ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर जाना है, तो ये क्या क्या करेगा? ये चला जाएगा। क्या करेगा? ये चला जाएगा। कैसे? अपने ये क्या कर जाएगा? ये अपने बोलना चाहिए, ये इधर देखो, इधर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और इधर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं, यानी इधर वाटर का हाई कंसंट्रेशन है और इधर वाटर का क्या है? लो कंसंट्रेशन है। क्या है? इधर वाटर का लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर का जो मूवमेंट है, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ क्या बोलते हैं? इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन यानी विसरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विसरण बोलेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा रहा है। क्या? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर वाटर जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता सिंपल डिफ्यूजन में। ये क्या है? सिंपल डिफ्यूजन यानी क्या हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मॉलिक्यूल्स है, या वाटर मॉलिक्यूल्स है, या कोई भी जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है जो आर पार हो सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। यानी सिंपल डिफ्यूजन क्या है? हाई कंसंट्रेशन से, कहा गया पेन, कहा गया भैया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है उसको हम सिंपल डिफ्यूजन यानी सरल विसरण बोलते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी का यूज नहीं होता, किसी भी प्रकार की एनर्जी का यूज नहीं होता है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, दूसरा, जब सिंपल डिफ्यूजन किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो, सिंपल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो, यानी मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के परिता हो, तो हम बोलेंगे परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? परासरण यानी ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस यानी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर मॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जब उनका डिफ्यूजन होगा, जब उनका क्या होगा, मूवमेंट होगा, है ना, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, है ना, जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाएंगे, कोई भी मॉलिक्यूल चाहे वाटर हो या अदर सब्सटेंस हो, जो सिंपल डिफ्यूजन यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, उसको हम यानी देख रहे हो इधर इसकी संख्या ज्यादा है, इधर ये ज्यादा ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इधर इसका हाई कंसंट्रेशन। तो जब भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है तो हम उसको सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। और जब सिंपल डिफ्यूजन किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो तो हमें उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस यानी परासरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस या परासरण बोलेंगे। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, ऑस्मोसिस या परासरण बोलेंगे। ओके, यस और नो, ठीक है। लेकिन जब जब डिफ्यूजन हो, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो, बट डिफ्यूजन होना चाहिए, डिफ्यूजन हो रहा है ना, जो कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनको यहां से यहां जाना है, लेकिन वो उनको जाने के लिए एक प्रोटीन की हेल्प चाहिए। यहाँ पास कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन के हेल्प से वो अंदर जा रहे हैं, यानी डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन डिफ्यूजन होगा, लेकिन किसके हेल्प से, प्रोटीन की हेल्प से। किसकी सहायता से हो रहा है डिफ्यूजन, हो रहा है यानी विसरण हो रहा है, लेकिन प्रोटीन की सहायता से हो रहा है। इसमें प्रोटीन का यूज हो रहा है, प्रोटीन चैनल का उपयोग हो रहा है। प्रोटीन चैनल का अगर उपयोग हो रहा है तो हम इस डिफ्यूजन को बोलेंगे फैसिलेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फैसिलेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैसिलेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। और फैसिलेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यानी इसको बोलते हैं सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण में भी किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता इसमें भी इसमें भी एनर्जी, यानी एनर्जी कौन होगा, एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एटीपी, यानी इसमें भी एटीपी की आवश्यकता नहीं है, ना ही सिंपल डिफ्यूजन में हमको एटीपी की आवश्यकता है। एटीपी यानी एनर्जी बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसकी आवश्यकता हमको ना ही सिंपल डिफ्यूजन में है, ना ही फैसिलेटेड डिफ्यूजन में है। ठीक है, जब डिफ्यूजन हो बट विदाउट हेल्प ऑफ, किसी भी मेम्ब्रेन के हेल्प से ना हो तो हम, सॉरी, किसी भी प्रोटीन के हेल्प से ना हो, तब हम इसको नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे। और जब डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन प्रोटीन चैनल की हेल्प से हो रहा है, किसी प्रोटीन के हेल्प से हो रहा है, किसी प्रोटीन की सहायता से विसरण हो रहा है, तो हम उसको सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, यानी सुसाध्य विसरण बोलेंगे। जब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी किसी झिल्ली के परिता होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस यानी परासरण बोलेंगे। यस और नो, समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, एकदम अच्छे से आगे बढ़े, देखो वही बात को बताता है। ठीक है, many molecule can move briefly across membrane without any requirement of energy, यानी बहुत से ऐसे अणु हैं जिनको, बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाने के लिए, यानी झिल्ली के आर पार जाने के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता, किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमें इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को पेसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, यानी पेसिव ट्रांसपोर्ट यानी बोलना चाहिए, पेसिव को क्या बोलते हैं, सक्रिय, सक्रिय पेसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट याद रख लो, हिंदी वाला वर्ड याद नहीं आ रहा। ठीक है, जब जब मैनी मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस बिना रिक्वायरमेंट किए जाएंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे, पेसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। हाँ या ना, यानी ये अक्रिय अक्रिय स्थानांतरण है ना, जिसमें हमको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। क्या न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, यानी जो उदासीन मॉलिक्यूल है, उदासीन जो अणु है, जो न्यूट्रल सॉल्यूट है, जिसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की हो जाना, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी बोलना चाहिए सांद्रता प्रवणता बोलते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सांद्रता प्रवणता के अक्रॉस क्या कर जाएंगे, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जब ये जाएंगे तो हम इसको सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में किसी प्रकार की एनर्जी का यूज नहीं होता है ना, जब भी एनर्जी का यूज ना हो तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो neutral solute may move across a membrane by a process of simple diffusion along the concentration gradient to high concentration to
लो कंसेंट्रेशन, यस और नो। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, वाटर भी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी जब वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर का डिफ्यूजन हो लेकिन मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, है ना, झिल्ली के परिता होगा, मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, तो हम उसको ऑस्मोसिस यानी परासरण बोलेंगे। बेटा क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे, यस और नो। क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ या ना? ओके सर, ओके सर। एज दी पोलर मॉलिक्यूल, यानी जो ध्रुवीय अणु है, जो पोलर मॉलिक्यूल है, यानी जिस पर चार्ज, जैसे सोडियम सोडियम आयन हो गया, सोडियम प्लस हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, तो ये जो चार्ज्ड आयन है, जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है ना, एज अ पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू अ नॉन पोलर बाइलेयर्ड बाइलेयर्ड, यानी ये लिपिड के बाइलेयर को या ये पार नहीं कर सकते, तो इनकी भी तो जरूरत है, सेल को जरूरत है इनकी भी। तो ये क्या करेंगे? दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, यानी इनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इनको आर पार जाने के लिए मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। और a few ion or molecule are transported across the membrane against the concentration gradient, यानी ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, है ना। अगेंस्ट, अगेंस्ट बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं? अगेंस्ट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जब अणुओं का गमन होगा, अणुओं का गमन होगा, तो वो क्या होगा? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, वो क्या होगा? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यानी सक्रिय परिवहन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अभी याद आया, वो पेसिव ट्रांसपोर्ट वाला जो वर्ड था उसको निष्क्रिय परिवहन, और इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सक्रिय परिवहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन। यानी सक्रिय परिवहन में क्या होगा? एक तो प्रोटीन के हेल्प से होगा, और दूसरा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जब किसी मॉलिक्यूल का मोमेंट होता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एटीपी यूज होगा। एटीपी क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एनर्जी का यूज होगा लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। अ फ्यू आयन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, such as transport and energy dependent process which ATP is utilized is called active transport, यानी इस प्रकार के परिवहन को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, जिसमें जिसमें एटीपी का उपयोग होगा, है ना, यानी सक्रिय परिवहन बोलेंगे, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम पंप। और ये किसकी सहायता से होगा? सोडियम और पोटेशियम पंप की सहायता से होगा, है ना। तो इसको हम प्रोटीन पंप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये एक्चुअल में क्या है? ये प्रोटीन पंप है, हाँ या ना? प्रोटीन पंप, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? आयन पंप बोलते हैं, आयन पंप, यस और नो। ठीक है, तो आयन पंप को जब एनर्जी दोगी तभी ये क्या करेगा? पंप यानी पंप, जैसे आपके घर में जो पंप लगा रहता है, वाटर पंप लगा रहता है, वो क्या करता है? पानी को खींच के दूर फेंकता है। वैसे क्या करेगा? ये आयंस को खींच के सेल के अंदर फेंक देगा। पंप यानी क्या? जो मॉलिक्यूल है उसको अंदर खींचेगा और बाहर फेंक देगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो कुछ खास बातों को हमको समझ लेना चाहिए। क्या खास बातों को समझ लेना चाहिए? कि सर, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी जिसमें एनर्जी की यूज, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी जो निष्क्रिय परिवहन है ना, निष्क्रिय जो परिवहन है, निष्क्रिय परिवहन है, इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? एनर्जी यूज नहीं होता, एनर्जी यूज नहीं होता, एनर्जी का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, यानी एटीपी, एटीपी का यूज नहीं होगा। दूसरा, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस होता है। कंसंट ये किसके थ्रू होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, यानी सांद्रता प्रवणता के अनुसार होगा, यानी सांद्रता प्रवणता के अक्रॉस, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है इसका, मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। अब पेसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के हैं। सबसे पहला हमने सिंपल डिफ्यूजन देखा था, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन देखा था। जब सिंपल डिफ्यूजन वाटर का हो, तब वाटर का सिंपल डिफ्यूजन को क्या बोलते थे बेटा? हम ऑस्मोसिस बोलते थे। वाटर के सिंपल डिफ्यूजन को क्या बोलते थे?
ऑस्मोसिस, यानी जब सिंपल डिफ्यूजन किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो तब हम उसको ऑस्मोसिस यानी परासरण बोलेंगे। यस और नो, यस और नो। सिंपल डिफ्यूजन पहला ट्रेसी ट्रांसपोर्ट का, दूसरा दूसरा जिसमें प्रोटीन का उपयोग हो। सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन का यूज नहीं होता, इसमें क्या, सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन चैनल का उपयोग नहीं होता, प्रोटीन यूज नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे एरो डाल दी, प्रोटीन का यूज क्या नहीं होता, प्रोटीन चैनल का यूज नहीं होता है, प्रोटीन चैनल का यूज नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन चैनल का यूज नहीं होगा बेटा। ओके, ये चैनल है, प्रोटीन चैनल का यूज नहीं होगा। लेकिन जब सिंपल डिफ्यूजन हो लेकिन प्रोटीन की हेल्प से हो, प्रोटीन चैनल का उपयोग हो, तब हम इसको फैसिलेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, फैसिलेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैसिलेटेड डिफ्यूजन यानी सुसाध्य विसरण बोलेंगे। इसमें भी एटीपी का यूज नहीं होगा। दूसरा, प्रोटीन की सहायता से, प्रोटीन चैनल की सहायता से कंसंट्रेशन यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। ये सब क्लियर है, नहीं क्लियर? ठीक है। दूसरा हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखे थे, दूसरा हम क्या देखे थे बेटा, हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखे थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन में एटीपी का यूज होता है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें इसमें आयन पंप हेल्प करते हैं। इसमें कौन से पंप हेल्प करते हैं, आयन पंप, यानी जो प्रोटीन पंप है वो एनर्जी का यूज करके मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, सेल के अंदर क्या करते हैं, पंप करते हैं, ढकेलते हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो पोर्शन है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और पूरी तरीके से हमने एक एक पॉइंट को समझा हुआ है। ठीक है, तो कुछ कुछ खास बातें कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है, जिसको सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। ठीक है, 1972 में। ठीक है, आरबीसी के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब स्टडी किया गया तो उसमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी है, लिपिड बाइलेयर्ड है जो कि फॉस्फोग्लिसराइड है, दूसरा कोलेस्टेरॉल है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इन चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उनको अलग करने के आधार पर, यानी उनको एक्सट्रैक्शन के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया। एक इंटीग्रल प्रोटीन जो धसे हुए हैं आंतरिक रूप से, और एक पेरिफेरल प्रोटीन जो कि बाहर की ओर है। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन का जो ऐसा जो राउंड वाला स्ट्रक्चर देखा वो हेलिकल प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ओके, यस और नो, हाँ हाँ या ना? जब अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मेन फंक्शन क्या है, ये अपने अपने में से ये क्या करेगा, कुछ मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हाँ या ना? क्योंकि सेल को भाई कुछ मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है। हाँ या ना? जैसे कि अगर जब मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है विदाउट हेल्प ऑफ एनी प्रोटीन एंड एनी एनर्जी, किसी भी प्रकार की प्रोटीन और एनर्जी का यूज नहीं हो रहा, दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का अधिगमन होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन यानी सरल विसरण बोलेंगे। ठीक है, वाटर के लिए यानी जब सिंपल डिफ्यूजन किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो तब हम इनको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस यानी परासरण बोलेंगे। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन प्रोटीन चैनल का यूज हो रहा है, तब हम इसको सुसाध्य विसरण यानी फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। और और क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा, दूसरा कि इसमें इसमें सुसाध्य विसरण फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, आपको एनर्जी का यूज देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा बट एनर्जी का यूज नहीं होगा। दूसरा, प्रोटीन पंप की सहायता से होगा। दूसरा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होगा, यानी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध जब क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, किनका मूवमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का, तब हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन बोलेंगे। यस और नो, हाँ या ना? इसमें प्रोटीन जो पंप एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटीन पंप हेल्प करेंगे। यस और नो, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और मॉडल आप देख सकते हैं, ये बाहर का एनसीईआरटी वाला डायग्राम नहीं दिख रहा है, ये
ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये इसका पोलर रीजन है। पोलर रीजन यानी ये हाइड्रोफिलिक हिस्सा है, यानी ये वाटर के कांटेक्ट में हाइड्रोफिलिक लिखना चाहिए। ये हाइड्रोफिलिक हिस्सा है। और ये जो टेल वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक हिस्सा है, जो कि वाटर से बच के रहता है। हाइड्रोफोबिक हिस्सा है। यस और नो? ठीक है। देख लो, इसमें इंटीग्रल प्रोटीन है, हमको कोलेस्टेरॉल दिखाई दे रहा है, इंटीग्रल प्रोटीन यानी आंतरिक प्रोटीन दिखाई दे रहा है। ठीक है। सरफेस प्रोटीन यानी पेरिफेरल प्रोटीन दिखाई दे रहा है, प्रोटीन चैनल्स दिखाई दे रहे हैं, प्रोटीन चैनल अभी आपको बताया था। आपको अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें आपको ये जो दिख रही है एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट है ना। एक्चुअल में ये ग्लाइकोलिपिड है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड है। ये सॉर्ट नो ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी आपको देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यस और नो? ये देख लीजिए, ये आपका हाइड्रोफिलिक वाला हिस्सा है, और ये जो टेल वाला पोर्शन है हाइड्रोफोबिक हिस्सा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेल वॉल के बारे में और मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा सा लंबा है। ठीक है। ठीक है। और आप इसको रिवीजन करने के लिए वापस से, जब आप इसको नोट्स बना लें, प्रॉपर पढ़ लें, तो आप एक बार वापस से 2x स्पीड में जरूर देखें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और तगड़े तरीके से, और आपको चीज़ें अब समराइज फॉर्म में आप एक शॉर्ट नोट्स बना के आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो बस हमको कोशिश करते रहना, लड़ते रहना है खुद के लिए और अपने गोल के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि आ, ये जिस एग्ज़ाम के लिए हम लड़ रहे हैं ना, वो किसी युद्ध से कम नहीं है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको त्याग देना ही होगा, और त्याग सबसे बड़ी चीज़ है। जिसने त्याग किया है उसको हमेशा सफलता हासिल हुई है। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।